लालटेन का सुपड़ा साफ इससे हो गया क्योंकि बिहार में पहले बिजली नहीं जाती थी, बिजली आई तो लालटेन का काम वही नाम है। ये मीडिया और किसी के सोचने की बात नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने तय करके रखा था कि हम यही ऐसा परिणाम के बाद से आज तक कभी कोई निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार हार रही है। कांग्रेस मैं चंद लाइन बोलना चाहता हूँ कि मेरा मयार जो भी है मेरे कद के बराबर है, ना कोई उस्ताद था मेरा, ना कोई गॉडफादर। देखिए अभी जो आप ये कह रहे हैं कि ये जीत किसकी जीत, अभी किसी की जीत कहाँ हुई? अभी 3 राउंड 4 राउंड 5 अभी भी उम्मीद है। अभी उम्मीद तो तब तक है जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए। एक पर्चा 5 राउंड की गिनती हुई है, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो क्यों हार माने भाई? जाती है, रसरिया जर गई लेकिन ऐठन ना गई। तो हार रहे हैं लेकिन हार का भी 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है। उसमें पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनेगी और फिर से एनडीए अपना सरकार बनेगी। कि जैसे बिहार में एक पर्टिकुलर फैमिली की 6,000 इनकम है, 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। मतलब ये तो साफ हुआ कि यहाँ खरीद रहे हैं। इसके बाद बिहार हम बोल दे, ये भाई साहब बता रहे हैं कि अभी एग्जाम होने वाले हैं तो 75% जिसका अटेंडेंस नहीं होगा उसका एडमिट कार्ड रोका जाएगा। हम तो ये बहुत पहले से हम लोग ये सिद्ध करने में भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के विरोध काम करती है। इसमें कौन सा विरोध है? क्यों नहीं? 75% अटेंडेंस है तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ेंगे नहीं? अच्छा, ये महिलाओं को दिए गए हैं क्या? यूपी की महिलाएं गरीबी रेखा में नहीं है? आज भी देखो तो वृद्धा पेंशन जो 1800 रुपए आ रही है, 1800 में किसका 1000 आ रही है। 1000 ये नहीं है कि वृद्धा पेंशन में बात अनएम्प्लॉयमेंट की है, रोजगार की, ये कोई बात ही नहीं करता है। मोदी जी का माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण रहता है एक्चुअली बस मंदिर मस्जिद। ये तो वोट खरीदी गई, उसमें क्या मतलब? कौन खरीदा? भाजपा करती ही नहीं, आपको ये बात पता ही नहीं है। बीजेपी केवल हिंदू करती है, समझ रहे हैं ना? बीजेपी केवल हिंदू करती है, समझ गए? हाँ, मैं अंधभक्त हूँ। पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जितने आतंकी हमले हुए उठा के आप देख लीजिए किस धर्म से लोग आते हैं। नहीं आपको डाटा मिल गया? आज ये लोग माइक के सामने विरोध कर रहे हैं, जब संघ का कार्यक्रम होता है एक लोग नहीं दिखे। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, क्या आप लोग की जमीन मर गई थी? आप लोग इस विश्वविद्यालय में नहीं थे? आप लोग को विरोध करना चाहिए था, लेकिन एक लोग विरोध में नहीं आए। भारत के सर्वोच्च पद पे एपीजे अब्दुल कलाम थे, क्या बिगड़ा? बताओ, क्या हिंदुओं का बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। वो सब कुछ डेवलप किया तो केवल क्या मुसलमानों के लिए किया है? हम लोग कलाम को मानने वाले लोग हैं, हम अफजल को नहीं मानते, हम अफजल को नहीं मानेंगे। नमस्कार, अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और आज बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के दिन हैं। अभी पूरी तरीके से परिणाम तो नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान आए हैं उससे साफ हो गया है कि एनडीए एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ी पार्टी उभर करके भाजपा सामने आ रही है, दूसरे नंबर पर जेडीयू और तीसरे नंबर पर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आरजेडी आ रही है। हालांकि ऐसा पहले बताया जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। शुरुआत से ही आरजेडी काफी पीछे, यानी इंडी गठबंधन जो थी वो काफी पीछे रही। एनडीए लगातार बढ़त बनाई रही और ऐसा पूरा भरोसा है लोगों को कि जब परिणाम आएंगे तो एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सोचते हैं इसको लेकर के, क्यों ऐसा हुआ। जो व्यक्ति लगातार कई सालों से 2005 से मुख्यमंत्री बना हुआ है उसको क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों एनडीए को ही बिहार में ऐसा जनता प्यार दे रही है, क्या इसके पीछे कारण है? एनडीए को प्यार देने का अर्थ है, मतलब आप देख सकते हैं लालटेन का सुपड़ा साफ इससे हो गया क्योंकि बिहार में पहले बिजली नहीं जाती थी, बिजली आई तो लालटेन का काम वहीं से समाप्त हो गया। अच्छा। जब आप आरजेडी की सरकार मतलब लालू प्रसाद यादव को ध्यान देते हैं तो टूटी सड़कें, बिजली ना आना, पानी की व्यवस्था ना होना, गुंडा मवाली, हत्या, लूट, डकैती, ये सब दिमाग में। लेकिन ये बताइए कि लगातार ये इतने सालों से सरकार में है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत दे रही है बिहार की जनता, इसके पीछे क्या मानते हैं? क्योंकि अगर कुछ गलत किया तो वो पहले का समय था, दौर बदल गया है, 20 साल हो गए। तो दौर बदल गया इसीलिए तो जीत आ रही है। आज देखिए जो काम हो रहे हैं बिहार में, जितने विकास हुए हैं, सड़कें, खान सर ने एक बात कही थी कि जब नीतीश कुमार को सरकार बिहार में मिला था उस समय वो गड्ढे में था, तो गड्ढे में आप घर नहीं बना सकते हैं। गड्ढे से जब तक आप समतल पे नहीं आएंगे तब तक आप घर मतलब कोई निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो आज गड्ढे से नीतीश कुमार गड्ढे से नीतीश कुमार ने समतल पे लाके बिहार को खड़ा कर दिया है। अब वो आगे निर्माण मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करेंगे। हाँ, और लोगों से बात करेंगे, क्या चाहते हैं? ये जो परिणाम है इससे उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा? इतना खतरनाक परिणाम जो किसी मीडिया ने भी नहीं सोचा था, किसी नेता ने भी नहीं सोचा था कि एकदम एक तरफा एनडीए ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। देखिए, ये जो परिणाम है ये मीडिया और किसी के सोचने की बात नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने तय करके रखा था कि हम यही ऐसा ही परिणाम लाएंगे, क्योंकि अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव हार जाते तो उनकी सेंटर की सरकार खतरे में आ जाती, सेंटर की सरकार गिर जाती। तो किसी भी तरीके से चाहे वो 10,000 रुपए देकर के वोट खरीदे गए हों, चाहे SIR करा करके जो विपक्षी पार्टी के वोट उनको काटे गए हों, जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया हो, मृत लोगों के वोट कराए गए हों, विदेशों से ला करके वोटर लिस्ट जोड़ी गई हो, जितने भी
जितने भी तरह के वो धांधली कर सकते थे उन्होंने किया, क्योंकि उनको अपनी दिल्ली की सरकार बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं, ये आरोप सिद्ध है। अगर इसकी जांच निष्पक्षता से करे, इलेक्शन कमीशन ही जांच करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इस समय निष्पक्ष नहीं है। लेकिन अगर इसकी जांच अगर होती है तो ये आपको आरोप जो मैं लगा रहा हूँ, आरोप सिद्ध होता नजर आएगा। क्योंकि जो है एसआईआर में अभी काफी जो है बिहार में ये चर्चा में थी कि एसआईआर में काफी ऐसे लोग सामने निकल के आ रहे हैं, ऐसे नहीं लगभग सैकड़ों लोग, हजारों लोग निकल के सामने आ रहे हैं जो जीवित हैं, फिर भी उनके वोट काट दिए गए। और ये आरोप लगा रहे हैं एक विशेष वर्ग का वोट काटा गया, जो क्या मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है? बिल्कुल चुनाव आज ना तो पहले चुनाव निष्पक्ष हुआ, 2014 के बाद से आज तक कभी कोई निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार हार रही है। कांग्रेस की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य में देखें, किसी भी अंतर देखें आप, जो है अंतर जो भी हार का आता है, कभी 500 वोट का, 1000 का, 5000 का, 4000 का वोट आता है। कभी कभी पता चलता है कि विपक्षी पार्टी लीड कर रही है, अचानक से वो जो है काउंटिंग स्लो होती है और वो धड़ाक से दूसरी पार्टी आगे चली जाती है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और जो है भारतीय जनता पार्टी साठगांठ से सरकार चला रही है और सरकार बना बात करते हैं। क्या लग रहा है ये कैसी जीत है, किनका जीत है और क्यों इतनी बड़ी जीत हासिल की है एनडीए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जब लोगों के पास कुछ नहीं मिलता है बोलने के लिए तो वो कुछ भी बके जाते हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 10,000 में वोट खरीद लिया गया, ये वो दुनिया जहान, तो जनता चुन रही है। इतना ज्यादा आजकल ग्लोबलाइजेशन है और सारी चीजें, तकनीकी चीजें हैं, लोग जब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, शिक्षा भी बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर बिहार में भी बढ़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं जानता हूँ कि जनता ही चुन रही है, जनता ही सब कुछ तय कर रही है। और नीतीश जी के लिए मैं चंद लाइन बोलना चाहता हूँ कि मेरा मयार जो भी है मेरे कद के बराबर है, ना कोई उस्ताद था मेरा, ना कोई गॉडफादर है। तो अब ये जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और आने वाले चुनाव में जो 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, ये चुनाव तय कर देगा। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, रुझान जो भी आ रहे हैं, एनडीए सरकार बना रही है और अच्छा काम भी। ये बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? अब देखिए, अभी तो मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अभी 5 आपको क्या लग रहा है, बनना चाहिए उनको? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि जैसे अभी छोटे भाई ने एक बात कही थी खान सर वाली, कि हम लोग जब बिहार में नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया गया तो उस टाइम गड्ढा था, लेकिन जब सीएम बने नीतीश कुमार जी तो वो गड्ढा बराबर हो गया, समतल पे आ गया, जैसे इन्होंने बात की थी छोटे भाई ने। तो मैं बस वही कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी जब से बिहार में आई है, बिहार में आए हैं, बिहार का विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। इसलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है ये जीत किसकी जीत है? एनडीए ने इतनी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो गई है। हम आपको बता दें कि अभी जो आप ये कह रहे हैं कि ये जीत किसकी जीत, अभी किसी की जीत कहाँ हुई है। अभी 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड अभी भी उम्मीद है। अभी उम्मीद तो तब तक है जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए एक एक प्रत्याशी को। अभी कहाँ जीत हुई? 5 राउंड की गिनती हुई है, 30 हार नहीं मानेंगे, हार नहीं ठानेंगे। तो क्यों हार माने भाई? क्यों हार माने ये बताइए। अब इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है, पूरे डीएम लगे हैं, एसपी लगे हैं, एसडीएम लगे हैं, वो हराने में लगे हैं। अभी तो काउंटिंग चल रहा है, हम लोग मजबूती से डटे हुए हैं आरजेडी के, एक एक कर हम तो उसी पर पूछ रहे हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं लगातार, आप लोग भाजपा कभी 200 प्लस पहुंच जा रही है, आप लोग इतने नीचे चले गए। ये उम्मीद कोई नहीं किया था कि इतना बुरी स्थिति होगी विपक्ष की, लेकिन इतनी बुरी स्थिति। अच्छा ये बताइए आप कि अभी आप बता रहे हैं कि भाजपा 200 प्लस चली गई, तो अभी हाँ एनडीए 200 प्लस चली गई, ठीक। तो अभी कम से कम 5-5, 6-6 राउंड की गिनती हुई है, 1-1,300, 500। लेकिन इतना बदलाव आ सकता है क्या कि वो पूरा चेंज हो जाएगा और इंडिया गठबंधन सरकार में आ जाएगी? अभी देखिए, अभी शाम तक आप इंतजार करिए। ये नहीं है कि भाजपा 200 और 300 का, ये एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी। सरकार तो बना लेगी। सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये तो परिणाम आने के बाद तय होगा। अभी कहाँ से आप तय कर लिए कि सरकार बना लेगी? कुछ कहना चाहते भाई का कहना मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एक कहावत कही जाती है, रसरिया जर गई लेकिन ऐठन ना गई। तो हार रहे हैं लेकिन हार स्वीकार नहीं है। जो परिणाम आ रहे हैं, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। और अभी भैया बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन और वो कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, बंगाल में चुनाव जीतते हैं, तब इलेक्शन कमीशन भारत का घुसखोरी नहीं करता है, मिला नहीं होता है। और जहां वो चुनाव हारने लगते हैं वहां वोटर लिस्ट गड़बड़ हो जाती है, वहां इलेक्शन कमीशन सरकार से मिल जाता है और इन लोगों को चुनाव हराने में लग जाता है। अभी भाई ने कहा कि डीएम और एसपी मिले हुए हैं, क्या बंगाल में डीएम नहीं है? क्या कर्नाटक में डीएम नहीं है? क्या केरल में डीएम नहीं है? तो वहाँ के डीएम एसपी नहीं मिल रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन, ठीक। अब देखिए, बिहार में कुछ दिन पहले एसआईआर चला था जिसमें 60 लाख वोटों को काटा गया था, ठीक। एसआईआर क्या है? एसआईआर अपनी जगह पे ठीक है, ठीक, लेकिन उसमें ये हो रहा है कि 2003 से पहले जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उनको तो रखा जाएगा, उसके बाद जिनका नाम जुड़ना उसको जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर और अन्य
डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है वो देना होगा। तो जो आम परिवार है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, अपना खर्चा अपना साग सब्जी जैसे चला रहा है, तो वो ये जब वोटर लिस्ट बीएलओ उनके यहाँ पहुंच रहा है तो ये डॉक्यूमेंट बनवाने में पर्याप्त नहीं है, तो वो छोड़ दे रहा है कि हम वोट क्यों बढ़वाएं। भारत के नागरिक हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये भी तो दिक्कत की बात है। तो ये बताइए, जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है, हमारे पास आय ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो हम ये डॉक्यूमेंट बना के किसी को वोट देने से लोग बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग को इस पे सोचना चाहिए। SIR अगर करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाने में अगर रुचि नहीं ले रहे हैं तो फिर वोट देने में कैसे रुचि ले सकते हैं? वोट देने में रुचि, देखिए आप जैसे SIR हो रहा है तो SIR के लिए तुरंत उन्हें कह दिया जा रहा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर में ये डॉक्यूमेंट बना के दीजिए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से जुड़ेगा। 1 हफ्ते में कौन बना पाएगा ये बताइए? 1 हफ्ते में क्या जो पूंजीपति हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग वो बना ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि किसी के पास डॉक्यूमेंट, अगर हमारे पास हमारे देश में हमारे पास आधार नहीं है, पैन नहीं है, क्या आधार SIR में लागू है? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार है, आधार गवर्नमेंट ने फ्री में बनवाया, अब उसपे किसी को ना पैसा देना है ना कुछ देना है। इनका क्या नाम, ये हर जब चुनाव होते हैं ये लोग अपना फंडा सेट कर लेते हैं। इसके पहले वाले चुनाव में EVM में घोटाला हो रहा था, अब SIR आ गया। अब कुछ दिन में देखिएगा, अभी 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है, उसमें क्या होगा? उसमें पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनेगी और फिर से NDA अपना सरकार बनाने जाएगी। तो उसमें ये लोग फिर कोई मुद्दा ढूंढेंगे। राहुल गांधी का यही काम है, वो यही करते हैं, उन्हीं के पीछे ये लोग। अभी माननीय अखिलेश यादव जी गए थे वहाँ बिहार में, वहाँ भी चुनाव हार रही है, तो इन लोग का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये लोग खत्म की कगार पे है, मतलब विपक्ष समाप्त होने जा रहा है। क्या कहेंगे चुनाव के? मेरा ये कहना है कि जैसे बिहार में एक पर्टिकुलर फैमिली की 6,000 इनकम है, 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। मतलब ये तो साफ हुआ कि यहाँ खरीद रहे हैं। ठीक है, और इतना कम टाइम दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए, जैसे 5 से 6 दिन, 1 हफ्ता लग जाता है छोटे लोगों को आय बनवाने में या जाति बनवाने में। अब वो कैसे समर्थ है कि हाँ इतने दिनों में वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी करे और साबित करे कि हाँ हम भी यहीं के नागरिक हैं, हमारी भी वोट यहाँ पे है। और वोटें काट दी जा रही हैं जो मतलब पिछड़े हुए वर्गों के हैं या जो अपोजिट। तो हार यही कारण है कि जो विपक्षी पार्टी है वो हार गई? अरे पर्टिकुलर एक कारण नहीं, अभी बहुत सारे, अभी हारी कहाँ है, अभी हारी भी तो नहीं है। मतलब जो आ रहे हैं, परिणाम जो आ रहे हैं वो तो देखे ही जा रहे हैं, बट इतनी सारी जो वोटें काटे गई, वोटर ID काटे गए हैं, और बाद में जो अप्लाई करने का भी टाइम इतना कम दिया गया है कि हाँ इतने दिनों में आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिए। इतने में कहाँ गरीब आदमी कर लेगा? बताइए कोई सवाल। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बिहार में भाजपा या फिर NDA आगे चल रही है, तो हम भाजपा के लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी आप बिहार में चुनाव हो रहा है तो बिहार के महिलाओं को 10 लाख महिलाओं को आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। क्या हम लोग यूपी में इतने बड़े धनवान है कि हमें 10 हजार की जरूरत नहीं है? यहाँ की महिलाओं की 10 हजार की जरूरत नहीं है? आप बताइए। यहाँ स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। आप यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहा है, उसकी सैलरी आ रही है, PhD स्कॉलर्स को दे रहा है। मैं ये लिख के देता हूँ, मेरी क्लास 80% यहाँ अटेंडेंस है और डेली मेरे प्रोफेसर क्लास लेने आते हैं। अब ये स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, कागज लेकर बैठा हूँ, जमा करूंगा स्कॉलरशिप भी आएगा। बस ये हर साल आता है? हर साल आता है स्कॉलरशिप, हर साल आता है। अभी भाई ने कहा ये बताइए। ये सामने बच्चा खड़ा है, इसकी स्कॉलरशिप पिछली बार नए थे, इसी को लेके ये आया है। अगर स्कॉलरशिप आती तो यहाँ 10 लोग ऐसे ना खड़े मिलते हैं। हम लोग यही करा रहे हैं। यहाँ तक नहीं आती है, क्या रीजन है? स्कॉलरशिप में कोई ना कोई रीजन बता देते हैं। यहाँ तक कि जब यहाँ रजिस्टर होने के बाद 2 लोग मेरे जो दोस्त हुए हैं, 2 लोग का रजिस्टर होने के बाद कैंसिल कर दिया गया। कुछ रीजन दिया गया होगा ना, उसमें रीजन नहीं दिखाया जा रहा, ऑनलाइन वेबसाइट से कैंसिल किया गया। कैसे किया गया है? कोई रीजन के बिना कैंसिल कर दिया गया? जैसे ये अभी बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने छात्र हैं लगभग 20 से 30% वही लोग का स्कॉलरशिप नहीं आता है, जो लोग सोए रहते हैं, क्लास नहीं जाते। सुबह 7 बजे क्लास है, 11 बजे तक सोएंगे। 75% अटेंडेंस नहीं रहेगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा था कि 75% आपका क्लास में अटेंडेंस अनिवार्य है। यहाँ पे आप क्लास में जाके देख लीजिए, भीड़ नहीं रहती है। असाइनमेंट जमा होने लगेगा, एक पे उसकी डबल भीड़ हो जाएगी। ये बताइए कैसे स्कॉलरशिप मिल जाए आपको? आप पढ़ने आएंगे नहीं, तो आपको किस बेस पे आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे? डिग्री दे रही है, वही बहुत बड़ी बात है।
डिग्री दे दे रही है, वही बहुत बड़ी बात है। तो मुद्दा यहाँ ये था, स्कॉलरशिप का तो मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए की जरूरत है? लेकिन अभी स्कॉलरशिप का ये बताइए कि जो बड़ी बात कह रहे हैं कि आप लोग जब क्लास नहीं करेंगे, 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा, तो क्यों आएगा स्कॉलरशिप? नहीं, क्लास सब करते हैं, देखिए क्लास सब करते हैं, लेकिन इसमें भी एक मुद्दा ये है कि 75% अटेंडेंस का ये बता रहे हैं भाई साहब, तो 75% अगर अटेंडेंस नहीं हो रहा है तो ये तो राज्यपाल महोदय करें कि जिनका 75% अटेंडेंस नहीं होगा उसका एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, तो वो एग्जाम में पास हो जा रहे हैं। और यहाँ स्कॉलरशिप देने की बात आ रही है तो उसका 75% असाइनमेंट अटेंडेंस पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी इस बार एडमिट कार्ड रोकने का भी काम विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा। मैं बता रहा हूँ आप चलिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, पॉलिटिकल साइंस में आप ये अभी जुलाई से क्लास स्टार्ट हुए हैं, अगस्त और सितंबर का वो अटेंडेंस शीट उठा के देख लीजिए और अक्टूबर नवंबर का अटेंडेंस शीट उठा के देख लीजिए। आखिरी बात बोलिए, इसके बाद बिहार चुनाव बोल दे। ये भाई साहब बता रहे हैं कि अभी एग्जाम होने वाले हैं तो 75% जिसका अटेंडेंस नहीं होगा उसका एडमिट कार्ड रोका जाएगा। हम तो ये बहुत पहले से हम लोग ये सिद्ध करने में, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के विरोध काम करती है। इसमें कौन सा विरोध है? क्यों नहीं? 75% अटेंडेंस है तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ेंगे नहीं? अच्छा ये बताइए, नहीं करेंगे? क्लास करते हैं, सब क्लास करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ व्यक्तिगत रीजन भी होता है, किसी का तबीयत खराब हो गया, वो अगर 75% अटेंडेंस पूरा ना कर पा रहे, कोई लॉजिक ही नहीं, आपकी बातों का कोई लॉजिक। ये क्यों नहीं लॉजिक? 70% अगर आप अटेंडेंस नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है। नहीं तो देखिए हम बता रहे हैं हमारा नहीं है, लेकिन हम अन्य छात्रों के लिए कर रहे हैं। जी बताइए। तो बिहार में चुनाव हुआ, 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए। क्या यूपी की महिलाएं गरीबी रेखा में नहीं है? आज भी देखो तो वृद्धा पेंशन जो 1800 रुपए आ रही है, 1800 में किसका 1000 आ रही है, 1000 में किसका घर चलता है? जहाँ चुनाव रहेगा भारतीय जनता पार्टी वहां का उत्थान करेगी, कुछ टाइम के लिए करेगी। जहाँ भी सरकार अगर बन रही तो उसके बाद 6 महीने बाद सब शांत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि 1000 रुपए दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी जब अखिलेश जी की सरकार थी तो 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, क्या उसमें सबका घर चल जाता था? 5 किलो राशन मिल जाता था ना, बेरोजगारी आज भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ते की बात अलग है, लेकिन जो वृद्धा पेंशन आती है उसे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये आज बात ये हो रहा है कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए जो बढ़त बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और उस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि जो एनडीए एकदम क्लीन स्वीप करने जा रही है, 200 के करीब सीट अभी बढ़त बनाई हुई है और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि अच्छे तरीके से सरकार बने, उस पर आप क्या सोचते हैं? एनडीए की बढ़त का एक रीजन है जो बिहार और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र से मजदूरों को वीआईपी बसों से लाया गया है। वहां से लाने के बाद यहाँ मजदूरों को, हाँ, इसलिए वोट डालने के लिए केवल, उसके बाद वो पैसे दिए जा रहे हैं, जिसे 2 महीने की सैलरी दे दी जा रही है, वो किस पार्टी को? जो पैसा देगा उसी को तो वोट करेगा। ये ना चाहते हुए भी वोटें खरीदी गई हैं बिहार में, इसी कारण आज एनडीए आगे जा रहा है। बिहार के लोगों का वोट खरीदा गया? हाँ, खरीदा गया है, बिल्कुल। जी बताइए, आइए। एक्चुअली बात ये नहीं है कि वृद्धा पेंशन में, बात अनएम्प्लॉयमेंट की है, रोजगार की। ये कोई बात ही नहीं करता है। मोदी जी का, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण रहता है, एक्चुअली बस मंदिर मस्जिद, ये तो लॉजिक ही नहीं है ना। हम लोग यहाँ पढ़ने आए क्यों? हम लोग का लास्ट मोटिव और एम यही है कि हम लोग को रोजगार पाना है, कोई अच्छी जॉब करनी है, अपनी फैमिली को सर्वाइव करना है। ये नहीं, हम अपने अंदर श्रद्धा है। मैं भी एक जनरली टाइप का एक छात्र हूँ, मेरे अंदर भी श्रद्धा है, मैं भी हनुमान जी को मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि हम मंदिर के ही पीछे बस भागे। मतलब भाजपा मंदिर के पीछे भागे। आप देख लीजिए ना, आप उनकी भाषण सुनिए, हमारे वो प्रधान कैसे रहे अगर बेरोजगारी रोजगार देखिए, वोट चोरी एक बहुत बढ़िया एक मुद्दा है। इस पे आप हमारे लग रहा है आपको कि वोट चोरी हमको है एकदम। अभी आप मॉर्निंग में आप वीडियो देखे होंगे, सासाराम का कितनी वो ट्रक में भर के वो डिब्बे जा रहे थे। आप यूपी के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले, आपका बनारस के, हम सांसदीय क्षेत्र बनारस के हैं। आपका वोटर है? हाँ, आपका वोटर है ना, तो आपका वोट क्या लग रहा है, कटेगा या रहेगा? वो चीजें अब अलग है कि वो आपका जब वोटर है तो आपका वोट नहीं कटा, तो आप कैसे मान रहे हैं कि किसी सामने वाला का वोट काट दिया जाए? अगले देखिए, आप राहुल गांधी जी का आप बात नहीं मान रहे, वो अपोजिट पार्टी का लीडर है, आप उसकी बात नहीं मान रहे, तो फिर क्या ही मतलब है? मोनोपोली आप मान लीजिए कि बीजेपी एक तरफ ही है, फिर आप तो चुनाव आयोग से जाकर शिकायत करे उसका। तो चुनाव आयोग सुन कहाँ रहा है? वो सुन भी तो नहीं रहा है, कोई जवाब कहाँ दे रहा है? आप उनका आंसर तो दीजिए। आप ये बोल रहे हैं एफिडेविट आप कोर्ट में लेके जाइए, आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप आंसर दीजिए। वो अपोजिट, ऐसा कोई आम आदमी तो वो पूछ नहीं रहा है,
वो एक बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े पार्टी के वो लीडर है, आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो मेन कॉन्फ्रेंस में आपको पूछ रहे हैं, तो आप उसका आंसर नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं एफिडेविट लेके जाइए वहां पे कोर्ट में लेके जाइए, तो ये मुद्दा तो नहीं है ना। ये नए लोग हैं, कुछ बोलेंगे? आज जो एनडीए का रुझान आ रहा है उसमें बढ़त बनाई हुई है, जीत की तरफ अग्रसर है, क्या कहेंगे इस पर? जब वोट खरीदी ही गई उसमें क्या मतलब? कौन खरीदा? भाजपा सरकार। हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर वोट चोरी वाला जो चला था, अरे सब बिके हुए हैं पूरा। कभी अच्छा आप ये देख लीजिएगा, कभी भाजपा सरकार के कोई नेता कोई भी हो, कभी रोज के पढ़ाई के मर्द रोजगार के प्रति कभी बात नहीं किए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहते हैं। जनता क्यों नहीं बात समझ रही? हिंदू मुस्लिम करती ही नहीं, आपको ये बात पता ही नहीं है। बीजेपी केवल हिंदू हिंदू करती है, समझ रहे हैं ना? बीजेपी केवल हिंदू हिंदू करती है, समझिए। अरे चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हमारे भारत देश के, तो हमें सबको एक समान लेके चलना चाहिए। अगर काटा जाएगा तो खून उसके भी निकलेगा, काटा जाएगा हिंदू को तो खून उसके भी निकलेगा। ये भाजपा सरकार कहना ये है कि हिंदू हिंदू, ऐसा नहीं, हम भी हिंदू हैं। हम भी क्या भगवान को नहीं मानते? हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन वो सोचते हैं वो अंधभक्त लोग, क्या बताया जाए। अंधभक्त लोग हैं बीजेपी के जितने लोग हैं अंधभक्त हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता है। अंधभक्तों की कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। मैं तो कहता हूं मैं अंधभक्त हूं। हाँ, मैं अंधभक्त हूँ। मैं अंधभक्त हूँ राष्ट्र के प्रति, मैं अंधभक्त हूँ धर्म के प्रति, मैं अंधभक्त हूँ सतत विकास की योजना के प्रति, समझ रहे हैं? मानवता के प्रति भी मैं अंधभक्त हूँ। लेकिन जो दिल्ली में हो गया कांड, दिल्ली में कांड हो गया, उसको आप क्या भारत सरकार से जोड़ देंगे? आप उसके प्रति आतंकवादियों को नहीं जोड़ने का काम करते, जो होते हैं उनको आप छोड़ करके क्या कहते हैं आप सरकार के खिलाफ जो है तो मोर्चा खोल देते हैं। सरकार करवाई है या कौन करवाया है? ये कौन लोग हैं जो आप तिल लगाते हैं एक प्रधानमंत्री के ऊपर? दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, मोदी जी भूटान घूम रहे हैं। यहाँ बम ब्लास्ट अगर हुआ था, मोदी जी को स्वयं जाना चाहिए था। जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था तो तुरंत वहाँ के मनमोहन सिंह थे, तुरंत पहुंचे थे। यहाँ दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, मोदी जी भूटान घूम रहे हैं, जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इससे अच्छा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से हट जाना चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि देश में बम ब्लास्ट हो रहा है, तो ये बताइए, सरकार भाजपा की है, एनडीए की सरकार है, ठीक? मोदी जी प्रधानमंत्री है, ये आरडीएक्स आ कहाँ से रहा है? 2013 में तो मोदी जी कहते थे कि बॉर्डर प्रधानमंत्री के दौरे में आता है, तो ये सब आतंकवादी घुसपैठिया आ कहाँ से जा रहे हैं? ये तो सवाल प्रधानमंत्री जी से हो रहा है। ऐसे जा रहे हैं जिस प्रकार आप अपने घर के रक्षक है ना, हैं? सभी लोग रक्षक हैं, और कभी चोरी हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? तो इसका भी जिम्मेदारी सरकार के हाथों में है। सरकार अगर सुरक्षा क्यों नहीं सरकार के हाथों नहीं होता है? सरकार सुरक्षा ये होता है। आरडीएक्स आने का रास्ता सबसे बढ़िया पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी और विपक्ष की सरकार है। अभी एक मिनट, वो लोग वहीं से सप्लाई ला रहे हैं। और वो भी बांग्लादेशी आ कहाँ से रहे हैं? रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आ कहाँ से रहे हैं? बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, सीधी सी बात है। और ये अभी पश्चिम, ये भाई साहब बता रहे हैं कि आरडीएक्स आने का रास्ता पश्चिम बंगाल है, ठीक? तो पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक होने का रास्ता किधर से जाता है? तो पश्चिम बंगाल में अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल से आ रहा है तो दिल्ली का ये क्या कह रहा है? ये बोलिए ना, ऑफ कैमरा आप डिस्टर्ब फिर मत करिए ना, हाथ माइक में नहीं बोलेंगे तो ऐसे मत बोलिए। और ये भाई साहब ये कह रहे हैं, अभी कुशीनगर में अखबार में छपा था, अमर उजाला में, 1 महीने पहले 9 जुलाई या फिर 9 जुलाई का 9 अक्टूबर या 8 अक्टूबर का अखबार था, एक ट्रक आरडीएक्स पकड़ा गया था। वो कुशीनगर में कैसे पकड़ा गया, कहाँ से आ गया? तो ये बताइए। इसमें विषय ये है, हाँ भाजपा की सरकार है, भाजपा के विचार हैं हर जगह, और विचार ऐसे हैं कि आपको विश्वविद्यालय के अंदर ही जो है तो लाखों मिलेंगे, समझ रहे हैं? मैं बोल देता हूँ फिर उसके बाद। जैसे कि अभी आपने बताया कि आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है, पश्चिम बंगाल एक रास्ता है, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आपने कहा था हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। और मुस्लिम, एक मिनट सुनिए, मुस्लिम का जो विषय है, मुस्लिम और ऐसे तथाकथित विचार के जो लोग हैं वो लाने का काम करते हैं आरडीएक्स, और भारत के अंदर ऐसे उपद्रव करने का काम करते हैं, क्योंकि एक व्यवस्थित सरकार चलाने को, उस पर प्रश्न उठाने को ऐसे तथाकथित कार्य। जो आरडीएक्स आता है वो मुसलमान आते हैं। मुसलमान मैं किसी एक संप्रदाय, एक विशेष के प्रति नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ऐसी मानसिकता, आज तक पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जितने आतंकी हमले हुए, उठा के आप देख लीजिए किस धर्म से लोग आते हैं। नहीं आपको डाटा मिल गया, फिर उसके बाद बात करिए। भाई साहब बता रहे हैं, एक मिनट, ये भाई साहब, ये वही लोग हैं जो अभी क्या करते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार वाला नारा ये लोग देने का काम विश्वविद्यालय में करेंगे। सही है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार पे कि आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है, ये लोग गुनहगार है।
तो 2013 में मोदी जी सवाल उठाते थे कि RDX आ कहा जाता, तब तो उस समय सबसे बड़े गुनाहगार वो थे। अब तो उनकी सरकार है, तो ये जिम्मेदारी पूरी उनकी ही बनती है कि भारत के बॉर्डर के अंदर। अभी बीजेपी के बारे में कह रहे थे, RSS के बारे में कह रहे थे, हिंदुत्व के बारे में कह रहे थे। यूनिवर्सिटी क्या है? सेकुलर है ना। यूनिवर्सिटी के अंदर RSS का कार्यक्रम कैसे हो जाता है? इस पर बात नहीं करेंगे ये लोग। कैसे हुआ RSS का कार्यक्रम, बताइए आप। PMP में RSS का कार्यक्रम तलवार के साथ कैसे हुआ था? मैं बता रहा हूँ। आज ये लोग माइक के सामने विरोध कर रहे हैं, जब संघ का कार्यक्रम होता है एक लोग नहीं दिखे थे। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। क्या आप लोग की जमीन मर गई थी? आप लोग इस विश्वविद्यालय में नहीं थे, आप लोग को विरोध करना चाहिए था, लेकिन एक लोग विरोध में नहीं आए। विरोध में नहीं आएंगे, यहाँ माइक के सामने बोलेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये कथाकथित माइक वाले नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता नहीं। अगर जमीर जिंदा होता उस दिन RSS संघ का विरोध किए होते। असंघ ऐसा ही कार्यक्रम नहीं कराता विद परमिशन के साथ। जमीर मर गया था उस दिन। RSS वाले चाहते हैं कि जैसे RSS की विचारधारा है, खून खराबा करे, तलवार लेके बाहर निकले। हम वैसे नहीं हैं। अब हम बता रहे हैं, तलवार लेके खून खराबा किया है। अब हम बता रहे हैं ना, सबसे पहले मेरी बात पूरी। हम वैसा नहीं करेंगे, ये डेमोक्रेसी है। आप बताइए यूनिवर्सिटी सेकुलर है कि नहीं है? यहाँ किसी नहीं करेंगे ना, आप विरोध नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी नीतियों का विरोध ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उस दिन क्या करें हम, बताओ? तो क्या अच्छा ये आप भाई साहब ये चाहते हैं, मेरी बात सुनिए, भाई साहब ये चाहते हैं कि RSS उस दिन तलवार लेकर यूनिवर्सिटी के प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? तलवार लेकर उसका विरोध। मेरी बात सुनिए, आप बता दीजिए, संघ विचार परिषद ने कब तलवार और गुंडाई किया हो, हमको बता दीजिएगा। उस दिन से मैं संघ और परिषद छोड़ देने का काम करूंगा। RSS और हिंदू विचार के जिन भी संगठन हैं, यह मेरा दावा है, या फिर जो भी ऐसे विचार के हैं, आज तक कभी किसी का अनहित करने का कार्य नहीं किया होगा। वो वही लोग होंगे जो उस मानसिकता से के साथ जुड़े होंगे। वो केवल तथाकथित लोग होंगे जो कार्य करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अनहित होने का कोई काम नहीं किया ना। ये क्यों कहा जाता है कि ये हिंदुत्व देश बनेगा? ये क्या है? 20 करोड़ मुस्लिम कहाँ जाएंगे, बताओ? ये हिंदुत्व देश बनेगा नहीं, ये हिंदुत्व देश है। कैसे है? कहे नहीं, यहाँ कहे नहीं है। ये हिंदुत्व विचारों से, यहाँ केवल हिंदू है। आप पहले भारत में केवल हिंदू है? भारत में केवल हिंदू हैं? हिंदू विचार भी चल रहे हैं, नागरिक हैं, लेकिन जो बाहर से घुसपैठी आए हैं वो नहीं है। समझ रहे हो ना? जहाँ हिंदू विचार चल रहा है, जहाँ हिंदू की सब जो है। मैं आपको एक लाइन अब्दुल कलाम को नागरिक नहीं मानते हैं भैया के हिसाब से। मुस्लिम से यहाँ के देशवासी नहीं है भैया। हिंदू मतलब मुस्लिम जो है वो हिंदुस्तान है। आप खान सर को नागरिक नहीं मानते? मैं मान रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मैं बता देना चाहता हूँ, आज आप लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम इस देश का नहीं है। ईरान उस समय पारसी देश था, डेट हमको नहीं याद है, लेकिन पारसी देश था। 4000 की 5000 मुस्लिमों को संरक्षण दिया था। आज ईरान की दशा देख लीजिए, ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया। जब तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, कल के डेट में जिस दिन मैं लिख के देता हूँ भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम हो गया, उस दिन से देखिएगा भारत क्या होता है। भारत एक मुस्लिम राष्ट्र होगा। एक बात ये बताइए, भारत के सर्वोच्च पद पे APJ अब्दुल कलाम थे, क्या बिगड़ा? बताओ, क्या हिंदुओं का बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। वो सब कुछ डेवलप किया तो केवल क्या मुसलमानों के लिए किए हैं? हम लोग कलाम को मानने वाले लोग हैं, हम अफजल को नहीं मानते। हम अफजल को नहीं मानेंगे। नहीं मानने हैं, आप अफजल को मानने वाले हैं, आप कलाम को नहीं मान रहे हैं। अफजल को मानने वाले यह लोग हैं। बात तो आप कलाम को मानते तो 20 करोड़ मुस्लिम को भारत में भगाने की बात ना करते। क्या जो आप बोल गए, आप कलाम को नहीं मानते, अफजल को मानते, ये आपके विचारों से एकदम निष्पक्ष झलक रहा है कि कौन अफजल को मानता है, कौन कलाम को मानता है। कलाम यानी राष्ट्रवादी। चलिए, तो ये थे लखनऊ विश्वविद्यालय के अलग अलग विचारों के छात्र जो अपने विचार रखे। हालांकि मुद्दा क्या था आपको भी पता है कि बिहार चुनाव था, लेकिन ये भारत में यही खासियत है कि आपका मुद्दा कुछ भी रहे, मुद्दा का जो बोलना होता है लोगों को वही बोलते हैं। मुद्दा चाहे आप कुछ भी लेकर के आ जाइए, सारे मुद्दों का एक ही जवाब होता है, हिंदू मुस्लिम। और ये लोग खुद हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ठीक है, लेकिन बाद में अगर मीडिया थोड़ी सी उस पर मजा ले ले तो ये मीडिया को सबसे पहले दोष देंगे। पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये बात भी जरूर बताइएगा कि बिहार में जो इस बार NDA ने बढ़त बनाई हुई है और लगभग जीत के तरफ पहुंच गई है, उस पर क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार जी जो 2005 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से उन पर जनता ने भरोसा जताया है, उस पर क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले।